राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम आर एस पी एस आई के मॉक नंबर 28 किसकी बात करेंगे, मॉक नंबर 28 की बात करेंगे। और पीएसआई के टेस्ट सीरीज में मॉक नंबर 28 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को हम आज देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे मॉक में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका परसेंटेज से है, या फिर कहो ये नॉर्मल बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉमन लॉजिक वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, आशीष का वेतन 11,000 रुपये प्रति माह है, मतलब एक महीने का इनकम कितना है, 11,000 है। कह रहा है 4,000 मकान किराए पे, 1,500 किस पे खर्च करता है, बिल पे, और बाकी जो बच जाता है उसको क्या कर लेता है, बचत कर लेता है। तो मुझे एक बात बताओ, हर महीने मैं पर मंथ की बात करूं, कितना बचा लेता है। तो आपने कहा सर 11,000 रुपया उसका इनकम है, ठीक है। 4,000 मकान के किराए पर और 1,500 रुपये बिल पे खर्च कर देता है। तो 4,000 और 1,500, 5,500, 1,100 में से 5,500 उसने खर्च कर दिए, तो हर महीने वे 5,500 रुपया क्या करता है, बचा लेता है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे क्या बताना है कि एक वर्ष में, अब मुझे बताओ एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, सर 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात करो, 12 महीने में उसकी क्या बचत है। तो आप कहोगे सर एक महीने में बचत 5,500 है, तो 12 महीने का बचत क्या होगा, तो 12 गुना 5,500 कर दोगे। लेकिन नहीं, आगे क्वेश्चन में और भी कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है, यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दिया। मतलब क्या है कि उस 12 महीने में से किसी एक महीने में उसका जन्मदिन रहा होगा, और जितना भी उस महीने का वो सेविंग करता है, कितना सेविंग करता है, 5,500, तो वो 55 के 5,500 क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो कहने का मतलब ये है, इस 1200 में से, सॉरी, इस 12 में से एक महीने का बचत उसने खर्च कर दिया, तो कितने महीने का बचत अब उसके पास है, 11 महीने का। तो आपसे पूछा गया सर टोटल बचत क्या होगी, तो आपने कहा पूरे साल का जो बचत होगा वह 11 गुना कितना होगा सर, 5,500। जब मैं इनको गुना करूंगा तो ये 5, ये 10, ये 6 और डबल जीरो। तो आपने कहा कि सर पूरे वर्ष में वह कितना बचाता है, 60,500, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में। ठीक है। 5,500 रुपया क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक महीना ऐसा होगा, कोई ना कोई महीना, जिसमें उसका क्या होगा, बर्थडे होगा, और उस महीने का 5,500 का सेविंग उसने पूरा खत्म कर दिया। तो समझने वाली बात यही थी कि पूरे साल का बचत के लिए मैंने 11 का गुना क्यों किया है। ठीक है, चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा धनराशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में इतनी हो जाती है। कोई मूलधन है, इतने का ब्याज है, इतने वर्ष में इतना रुपया हो गया, तो धनराशि ज्ञात करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, 5% वार्षिक का मतलब एक साल का ब्याज 5%, तो सर 6 महीने का ब्याज कितना होगा, तो आपने कहा सर 6 महीने का साधारण ब्याज 6 पंचे 30%। तो मैं पूछूं मिश्रधन कितना होगा, तो आपने कहा 130%। बोलो हाँ या ना, क्यों, क्योंकि मिश्रधन होता ही है मूलधन प्लस ब्याज। 100 अपने आप में मूलधन, 30 ब्याज, तो सर 130, और इसी 130 का मान 4,160 दिया है, और आपसे मूलधन कहने का मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपने कहा 4,160 बटा 130 और गुना कितना, 100। सर ये जीरो से जीरो कटा, 13 से काट दूं, 13 तिया 39 और 13 दूना 26, तो 32 गुना 100, 3,200 रुपये का क्या रहा होगा, मूलधन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए पूरी क्लास। अगले को देखो। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पीएसआई और रीजनिंग, पीएसआई और आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट रीजनिंग का आप कोर्स हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। पीएसआई के लिए अगर कंप्लीट रीजनिंग आप परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 1,000 रुपये में, और आरएस के लिए आप कंप्लीट रीजनिंग परचेज करना चाहते हैं तो 1,100 रुपये। कोर्स का फीचर्स जरूर देख लेना, ये सारे फीचर्स आपको जो यहाँ पर लिखा गया है, ये सब कुछ कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। कहाँ से आपको परचेज करना है, तो सर रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और वहां से ये दोनों कोर्स क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा।
क्या कह रहा है, x रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19 रुपया 20 पैसा है। तो x का मान बताओ। और मैंने ये बात आपको पहले भी कहा है कि जब भी आपको 2 वर्षों के अंतर पर सीआई के अंदर प्रश्न पूछे तो ये वाला फॉर्मूला रखना दिमाग में। तरीके 9 होते हैं, मैंने आपको बहुत सारे तरीके पढ़ाए हैं सीआई के अंदर, कि इसके अलावा रेशियो मेथड होता है, ट्री मेथड होता है, बहुत सारे तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि पेपर में अपने को आंसर से मतलब है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान रखो, अंतर बराबर मूलधन गुना दर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। अब बताओ ये कितने वर्ष के फॉर्मूले के लिए है, तो सर 2 वर्ष के सीआई और एसआई के अंतर का फॉर्मूला है। मुझे बताओ 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 19 रुपया 20 पैसा है, मूलधन निकालना है, दर कितना है सर 8 है, तो 8 का वर्ग 64 हो गया, बटा 100 गुना 100 कर दें क्योंकि 100 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है सर, कैलकुलेट करिए, दशमलव हटाते ही नीचे 100, सर 100 से 100 कट गया और साफ साफ दिख रहा है ना 64 का 30 गुना, 64 का 3 गुना 192 होता है, एक जीरो बैठा दिया, तो सर मूलधन क्या होगा 30 गुना 100, कहने का मतलब 3000। बैठाइए और कैलकुलेशन करके सीधा सीधा आंसर पे टिक लगाइए, ज्यादा रेशियो वेशियो के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। आपका सीधा प्रश्न पूछा जाएगा तो सीधा इसी पे आप बैठा दीजिएगा, काम खत्म। बाकी तरीके आपके सारे पढ़ा रखे हैं मैंने कोर्स में। अगले को देखो, कह रहा इस डेटा का आपको माध्यिका निकालना है। माध्यिका के लिए क्या करना होता है, पहले बढ़ते हुए क्रम में, फिर उसके बाद जो बीच वाला वैल्यू वही माध्यिका। तो चलिए सर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद अगला वैल्यू 7 है और एक बार ही है तो 7 लिखेंगे, 7 के बाद अगला वैल्यू मुझे 9 दिख रहा है, एक बार है तो 9 लिखेंगे, 9 के बाद अगला वैल्यू 11 दिख रहा है, 11 के बाद अगला वैल्यू मुझे 16 दिख रहा है जो कि 2 बार है। ठीक है सर 16 लिख दिया। 16 के बाद क्या है अगला वैल्यू, सर 16 3 बार है, सॉरी, तो 3 बार 16 लिखो। अगला वैल्यू क्या है सर 51, 51 के बाद आप क्या लिखोगे सर 81, 81 के बाद 101 और 101 के बाद 121, यही तो करोगे। काउंट करो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 3 3 6 3 9 10 11। तो बताओ सर बीच वाला वैल्यू लेना है, 5 इधर से और 5 इधर से, हटा दो, बीचों बीच क्या मिला 16, तो 16 ही इसका क्या हो जाएगा मीडियन। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, अगले को देखो, पांचवा। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें किसी प्रकार का कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिंपल सोचना है अपने को। एक पासे को 2 बार उछाला जाता और एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता, तो पहले डाइस और फिर सिक्का, डाइस को 2 बार सिक्के को 3 बार। तो पहले एक बात बताओ, डाइस में कितने सतह होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और सिक्के में कितने सतह होते हैं 2, हेड या टेल, ये वाली बात पता होनी चाहिए। आगे कह रहा है क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पासे में हर बार 5 आए और सिक्के में हर बार क्या आए चित आए, कहने का मतलब टेल आए। कहना क्या चाह रहा है, डाइस उठाया ऐसे फेंका, नीचे आया तो 5 आना चाहिए हर बार, इसकी प्रायिकता। सिक्का उछाला तो हर बार टेल आना चाहिए, इसकी प्रायिकता बताना है। तो सोचो जरा, पहले डाइस की बात करते, कितने डाइस है 2, एक डाइस में कितने सतह 6, पहला डाइस उछाला तो मुझे 5 चाहिए, तो एक बार डाइस उछालूंगा तो उस 5 में से सॉरी उस 6 में से एक बार ही तो 5 आएगा, तो आपने कहा इस 6 में से एक बार 5 आएगा। दूसरा डाइस उछाला, वहां पे भी 6 में से एक बार 5 आएगा, हाँ या ना। तो एक डाइस को मैंने 2 बार उछाल लिया और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 1/6। अब सिक्के की बात करते हैं, पहला सिक्का उछाला, कितने सतह 2, तो इन दोनों में से हेड और टेल में से टेल आने की संभावना, तो एक ही बार तो आएगा, जी सर। दूसरी बार उछालूंगा तब भी 1/2, तीसरी बार उछालूंगा तब भी 1/2, कहने का मतलब इस 2 में से एक बार टेल, इस 2 में से एक बार टेल, इस 2 में से एक बार टेल। यहाँ इसको 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि सिक्के को 3 बार उछालना है। इसको 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि पासे को 2 बार उछालना है। पासे को 2 बार उछालकर हर बार 5 चाहिए और सिक्के को 3 बार उछालकर हर बार टेल चाहिए, तो मैंने ऐसा अलग अलग कंडीशन ले लिया। तो सर यही इसकी प्रायिकता हो गई, कर लो गुना, ऊपर तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 आएगा। आप बताओ 6 में 6 का गुना 36, 36 दुना 72, 72 दुना 144 और 2 गुना 288।
तो आपने कहा सर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/288, ऑप्शन नंबर सी। इतना सा ये क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए अगले बढ़ते हैं आगे। अच्छा, रीजनिंग के बारे में आपको बता दिया था। मैथ का आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मॉक के साथ साथ कोर्स की भी जानकारी ले लो। मैथ की अगर पीएसआई की बात करें तो कंप्लीट मैथ अगर आप परचेज करना चाहते हो 900 रुपये में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा अपने एप्लीकेशन पे, रीजनिंग रिसीसर पे। सब कुछ इसमें कराया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पीएसआई के अंदर कुछ कम नहीं पढ़ाया है, थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ाया है पर कम नहीं पढ़ाया है। ये सोचते हुए पढ़ाया है कि अगर पेपर का पैटर्न थोड़ा आरएस के आसपास भी जाए तो आप हर एक क्वेश्चन पेपर में करके आओ। इस चीज़ का ध्यान देना, और जो फीचर्स है वो सारे आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें मैथ और रीजनिंग दोनों एक साथ ही मिल जाए, हम एक साथ ही दोनों के कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो, अगर आप पीएसआई से के लिए रीजनिंग और मैथ कंप्लीट लेना चाहते हो तो ये आपको 1500 रुपये में रीजनिंग और मैथ दोनों अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो प्री में अगर बात करोगे तो प्री के लिए मैथ और रीजनिंग का कॉम्बो लेना चाहते हो तो ये आपको 1600 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। मात्र 100 रुपये का दोनों कॉम्बो में फर्क है। आप ये लेना चाहो तो ये ले लो, ये लेना चाहो तो ये ले लो। कंटेंट में कहीं कुछ कम नहीं दूंगा, ज़्यादा दूंगा, कम नहीं दूंगा, ठीक है। और फीचर्स जो है ये सब आपको मिलेंगे जितना भी यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन ये कोर्स आप कहाँ से परचेज कर सकते हो? तो रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और लॉगिन करके आप ये कोर्स क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। सिंगल सिंगल आप मैथ और रीजनिंग लोगे तो कॉस्ट आपको वैसे ही ज़्यादा लगेगा। कॉम्बो लोगे तो आपको सही रेट पड़ जाएगा, सस्ते में आप निपट जाओगे और सब कुछ आपको मिल जाएगा, चाहे आप आरएस प्री की बात करें, चाहे आप पीएसआई की बात करें। क्लियर है? चलिए अगले में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 5 अंकों की ये संख्या है, 40 से विभाज्य करना है, तो y प्लस जेड का ये वाला टर्म देखो, अधिकतम संभावित मान पूछा है। ये नहीं पूछा है कि y और z के मान का योग क्या होगा, y और z का मैक्सिमम वैल्यू ऐसा क्या लिया जाए ये आपको बताना है, उनका योग बताना है। तो देखो, आपको कह रहा है कि 45 y z और 0 में भाग लगाना है 40 का, भाग 40 का लगाना है, मतलब यही तो कह रहा है। सर 0 से 0 कट ही जाएगा, मतलब ओवरऑल क्या बचा? 45 YZ में 4 का भाग लगाना है। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या 4 से कब कटती है? जब उनके लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए। अगर किसी भी संख्या का अंत का 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है, ये पहली बात। दूसरी बात कि सर कोई भी नंबर अगर लास्ट 2 अंक की बात करें ये 4 से कट जाए तो सर पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ये तो पहली बात। दूसरी बात कि सर ये 4 से तब कटेगा जब इकाई का अंक हमेशा क्या हो? सम संख्या हो, ये भी ध्यान रखना है। मान लो मैंने ऐसे कह दिया 43, कटेगा? नहीं सर 44 जी कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है? सम है। तो ये भी ध्यान रखना है कि 4 से काटना है तो इकाई का अंक सम भी होना चाहिए और साथ साथ में ये दोनों मिलकर 4 से कटना चाहिए। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर ये दोनों 4 से कट जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा, यही तो रूल लगाना है। ठीक है सर, अब देखो कैसे रूल लगाओगे। मुझसे कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, और पता है कि ये अंक है, y भी अंक है, z भी अंक है, तो मैक्सिमम अंक आप क्या ले सकते हो? 9 ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो सुनो मेरी बात को, z को मैं 9 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं 9 रखूंगा तो ये विषम संख्या हो जाएगा, ये किसी भी हाल में 4 से नहीं कटेगा। तो मैं 9 को तो नहीं रख सकता, z के जगह में मैक्सिमम अंक क्या रख सकता हूं? 8, क्योंकि 8 सम संख्या है, 4 से कट जाएगा। ये वाली बात क्लियर कि सर z के जगह में 8 रख सकता हूं। ठीक है। y की जगह में बात करूं तो y के जगह में मैक्सिमम अंक क्या रख सकता हूं? 9 रख सकता हूं। बोलोगे जी सर 9, तो 98। क्या 98 4 से कट रहा है? बताओ मुझे। नहीं कट रहा है। सर z के जगह मैंने 8 रख दिया, ठीक है। y के जगह में, क्योंकि यहां तो मुझे सम ही रखना पड़ेगा, कहीं पे विषम अंक तो रख नहीं सकता हूं, तो मैक्सिमम क्या होगा? 9। 9 तो विषम है, उससे जस्ट पहले क्या आएगा? 8, जो कि सम है, तो 8 रख सकता हूं मैक्सिमम वैल्यू कहीं पे। दाहीं पे क्या? तो कुछ भी रख सकता हूं। तो सर मैक्सिमम अंक क्या है? 9, तो 9 रखा। तो मैंने कहा 98 4 से कट जाएगा, सर नहीं कटेगा। तो सर
इकाई पे तो 8 रखूंगा ही रखूंगा, अब दहाई पे क्या रख लूं? तो सर 9 के बाद क्या रख सकता हूं? 8। क्या 88 4 से कट जाएगा? जी सर कट जाएगा। और अगर ये कट जाएगा तो सर y और z का पॉसिबल वैल्यू मैक्सिमम क्या है? 8 और 8। तो हमसे यही तो कहा y प्लस जेड बताओ। तो सर 8 प्लस 8 16। काम खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको तो बस ध्यान देना है कि मैक्सिमम अंक रखना है। यहां लिखा है अधिकतम संभावित मान क्या होगा इनके योग का। तो सर योग अधिकतम कब होगा? जब नंबर सबसे ज्यादा होगा। जितना बड़ा नंबर उतना ही बड़ा योग। बोलो हाँ या ना? तो वही वाली चीज कर रहा था कि सर रूल ये कहता है दोनों 4 से कट जाए, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि ये 4 से तभी कटेगा जब इकाई पे सम हो। तो मैंने कहा मैक्सिमम अंक में अगर 9 रखता हूं तो 9 विषम है, उससे जस्ट पहले 8 रख दिया। यहां मैंने 9 रखा तो 98 4 से कट नहीं रहा है, तो सर यहाँ 9 नहीं रखेंगे, 9 से जस्ट पहले 8 रखेंगे, 88 4 से कट रहा है। मतलब वाई को भी 8 रखना पड़ेगा, जेड को भी 8 रखना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी हो जाए? अरे परिधि पढ़ाया था, बोलोगे जी सर। सर ये वृत्त है, तो ये जो है ना, ये बार बार वाला बॉर्डर यही परिधि है। हमसे कह रहा है ये वृत्त है तो ये केंद्र है और ये यहां से यहां व्यास है। अरे बोलो हाँ या ना? यो भी व्यास है। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर अगर लिखा है ना वृत्त की परिधि का आधा, वृत्त की परिधि का आधा करना है तो सर व्यास से ही काटना पड़ेगा वृत्त को 2 भागों में। बोलोगे जी सर। तो सर व्यास से मैंने इस परिधि का आधा कर लिया, मतलब अर्धवृत्त बना लिया। तो सर ये जो अर्धवृत्त बनाया है ये इस व्यास पे बना है, तो सर इस व्यास पे कितने डिग्री का कोण बनता है? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो सर ये 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो ना ऑप्शन नंबर बी कि सर 180 डिग्री का कोण होगा ना, तभी भी वृत्त की परिधि का आधा हम ले सकते हैं। लिखा है ना किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी हो जाए। तो सर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी, परिधि का आधा मतलब ये चाप की लंबाई ए बी, किस कोण पे? तो सर ये 180 डिग्री पे। आंसर हो गया 180 डिग्री। ज्यादा कुछ नहीं करना था। अगले को देखो 8वां। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 120 रुपए का भुगतान 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों में किया गया। मतलब 120 रुपए मैंने तुम्हें दिए, उसमें 10 रुपए के नोट थे और किसके थे? 2 रुपए के नोट थे और 5 रुपए के सिक्के हैं तो सिक्के थे। जो 120 रुपए दिए उसमें 10 का सिक्का होगा, 5 का सिक्का होगा और 2 का सिक्का होगा। आगे क्या कह रहा है? कुल तुम्हें 25 सिक्के दिए, तो आपको बताना है जो मैंने आपको पैसे दिए हैं उसमें 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली सिक्कों की संख्या का अनुपात पता होता तो ज्यादा आसान होता, नहीं है तो पूरा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात को, मुझे ये नहीं पता कि 10 रुपए के तुम्हें कितने सिक्के दिए, मैंने कह दिया तुम्हें 10 रुपए के एक्स सिक्के दिए। 5 रुपए के कितने सिक्के दिए पता नहीं, मैंने कह दिया 5 रुपए के वाई सिक्के दे दिए। और 2 रुपए के कितने सिक्के दिए पता नहीं, मैंने कह दिया 2 रुपए के जेड सिक्के दे दिए। तो ओवरऑल इन सबको मिलाकर 120 ही तो दिए। तो मुझे एक बात बताओ, 10 रुपए के एक्स सिक्के दिए तो टोटल कितने रुपए दे दिए? 10x। 5 रुपए के वाई सिक्के दिए तो टोटल कितने रुपए दिए? 5y। और 2 रुपए के जेड सिक्के दिए तो टोटल कितने रुपए दिए? 2z। और ये सब मिलाकर 120 रुपया दिया कि नहीं दिया? बोलोगे जी सर दिया। वैसे ही कुल सिक्कों की संख्या कितनी है सर? 25 है। तो मैंने कहा मैंने 10 रुपए के एक्स सिक्के दिए, 2 रुपए के वाई सिक्के दिए, और सॉरी 5 रुपए के वाई सिक्के दिए और 2 रुपए के जेड सिक्के दिए, तो टोटल सिक्के मैंने कितने दिए? 25 दिए। यही तो कह रहे हो कि सिक्कों की संख्या 10 रुपए की एक्स, 5 रुपए की वाई, 2 रुपए की जेड, ये तीनों मिलाकर 25 सिक्के दिए। अब हमसे कह रहा है, ध्यान यहां दो, 10 रुपए की सिक्कों की संख्या निकालो। 10 रुपए की सिक्कों की संख्या निकालो मतलब इस एक्स का मान निकालो। अगर ये ये 2 वेरिएबल होते तो आसानी से समीकरण सॉल्व करें। यहाँ 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो सॉल्व कैसे करेंगे इनको हमें देखना है, सीखना है। देखो सबसे पहले तो हमें 10 रुपए की सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो पूरा फोकस एक्स पे करेंगे। तो मतलब इस समीकरण में हम x का मान तो रहने देंगे, बाकी किसी एक मान को हटाने की कोशिश करेंगे। तो मैं ऐसे कर लेता हूं कि सर मैं इस वाले समीकरण में दोनों तरफ 2 का गुणा कर लेता हूं।
ठीक है। जैसे ही मैं 2 का गुना करूंगा तो ये तो सर 50 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2x 2y 2z। अब मैं इसमें से इसको घटा देता हूं, ये समीकरण पहला है, ये समीकरण 2 है, इसको घटाता हूं। तो जब मैं घटाऊंगा तो 2z से 2z कट जाएगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8x आएगा, और 5 में से 2 घटेगा तो 3y आएगा। बराबर क्या होगा सर, ये 120 में से 50 घटाएंगे तो 70 आएगा। मतलब मेरे पास ये आया कि सर 8x प्लस 3y मिलाकर 70। कहने का मतलब 8 में 10 के सिक्के लूं और 3 में 5 के सिक्के लूं तो इनको मिलाकर 70 रुपया लाना है। ये समीकरण मैंने बना लिया। इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा क्योंकि 2 वेरिएबल वाला मैंने समीकरण बना लिया है। ठीक है, अब बताओ इसके बाद क्या करोगे, तो ऑप्शन उठाओगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि 10 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन में 10 रुपए की सिक्कों की संख्या ही दी गई है। अब सुनना ज्यादा तब समझ में आएगा कि अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, जैसे मैं पहला ऑप्शन क्या लेता हूं 6, मानो पहला ऑप्शन 6 लिया, तो मैंने कहा 10 रुपए की सिक्कों की संख्या मैं 6 मानता हूं, तो x का मान 6 है। तो मेरे हिसाब से यहां पे ये वैल्यू 48 हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। और टोटल मुझे कितना चाहिए, 70 चाहिए। तो सर यहां पे मेरे पास बचा कितना, 22। मैंने कहा 10 रुपए के सिक्कों की संख्या x माना, तो x का मान मैंने 6 लिया, तो मैंने कहा 8 छक 48, ये 3y और ये 70। तो ये 48 है, ये 70 है, तो 48 और 70 का अंतर कितना होगा, 22। तो सर यहाँ पे ये वैल्यू 22 आना चाहिए, और 3 का पहाड़ा कितनी बार भी पढ़ लो, क्या 22 आएगा क्या, नहीं। मतलब सर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बात समझ गए आप। सेम दूसरे वाले ऑप्शन से समझो कि सर अगर मैंने x का मान 4 लिया, तो मैंने कहा सर ये 8 चौका 32 प्लस और इधर 70। तो 70 में से अगर मैं 32 घटाऊं, 70 में से अगर मैं 32 घटाऊं तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 38 आ जाएगा। अगर ये 32 है, ये 70 है, तो ये 38 होना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि 3 का पहाड़ा कितनी बार भी पढ़ लूं 38 आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो सर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सर अगर मैं y का मान कुछ भी ले लूं तो क्या 19 y का मान कुछ भी लेकर 3 का गुना करूं तो 38 ला पाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा। और दशमलव में वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि सिक्कों की संख्या तुम दशमलव में ले सकते हो। ऐसे थोड़ी कहोगे 2.5 सिक्के दिए, या तो कहोगे 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए। कभी ऐसे तो नहीं कहोगे कि 5.5 सिक्के दिए, ऐसा कभी भी नहीं कहोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सर 3 का पहाड़ा मैं कितनी बार भी पढ़ लूं 38 नहीं ला सकता। इसका मतलब y का मान मैं यहां से नहीं निकाल सकता। तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा क्या है, गलत है। तीसरा मैंने उठाया 10, मैंने कहा 8 गुना 10 80, और बराबर में कितना है 70। भैया यही वैल्यू 70 है, और इसमें मैं कुछ भी जोड़ लूं, क्या 70 ला पाऊंगा। और अगर आप थोड़ी देर के लिए कहोगे सर -10 जोड़ लो, आप कह सकते हो, तो फिर भी ये 3 के पहाड़े में आ रहा है क्या, नहीं। तो सर ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के पहाड़े में आएगा नहीं तो y का एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा तो वो सिक्कों की संख्या नहीं हो सकती। अब अगले को देखो, 8 को, ऑप्शन नंबर डी को। सर x का मान 8 लिया तो 8 8 64 आया, और ये कितना 70। तो बताओ यहाँ पे ये वैल्यू कितना होना चाहिए, 6। बताओ 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है, जी सर 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है, 3 दूनी 6। मतलब यहां से मैं y का मान एग्जैक्ट 2 निकाल सकता हूं। मतलब ये ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर 10 रुपए की कितनी सिक्कों की संख्या होगी, 8। अब यहां से क्या पता चला, सुनना मेरी बात, कि x का मान 8 हो गया, y का मान हमने यहां से कितना निकाल लिया 2, क्योंकि 3 से ये 2 बार कटेगा। तो z का मान कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 5 15। यहां से मैं तीनों सिक्कों का निकाल लिया कि सर 10 रुपए के 8 सिक्के थे, 5 रुपए के 2 सिक्के थे, और 2 रुपए के 15 थे। आप जोड़ लो, इन सबको गुना करके 120 आएगा। करो, 10 गुना 8 80, 5 दूनी 10 90, और 15 दूना 30। 90 और 30 कितना, 120। तो थोड़ा इस तरीके से इनको सोचना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन था, वापस रिपीट करके देख लीजिएगा। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में तो सबसे पहले क्या करना होता है, रेशियो निकालना होता है, ये पता है। हमसे क्या कह रहा है, एबीसी ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 10,000 से शुरुआत करी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ए को, बी को और सी को। ठीक है, ए कितने से शुरुआत कर रहा है सर, 20,000 से शुरुआत कर रहा है। देखना फिर ए के बारे में क्या कह रहा है, यहां देखो, शुरुआत के 5 महीने बाद ए ने 4,000 और निवेश कर दिए। मतलब 5 महीने तक तो 20,000 था,
5 महीने बाद 4,000 और लगा दिया तो 20,000 और 4,000 कितना 24,000। और यह बिजनेस कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। ये तो ए का प्रॉफिट हो गया। बोलोगे जी सर। अब बी की बात करते हैं। बी कितना निवेश कर रहा है सर? 25,000। ठीक है। अब बी के बारे में क्या कह रहा है तो यहां पढ़ो इस वाले लाइन में। शुरुआत के 4 महीने के बाद बी ने 8,000 निकाल दिए, मतलब ये 25,000 4 महीने तक थे। उसके बाद 8,000 निकाल दिए, मतलब 25,000 में से 8,000 घटाओगे 17,000। और फिर यह बिजनेस कितने महीने चलेगा? 8 महीने। तभी तो ये 8 और 4 12 महीने होकर 1 साल का होगा बिजनेस। यहां तक बातें क्लियर है? अगला देखो। अब सी की बात करें तो सी कितना इन्वेस्ट करता है शुरुआत में सर? 10,000 इन्वेस्ट करता है। सी की वैल्यू को नीचे लिख लेता हूं मैं। सी कितना इन्वेस्ट करता है सर? 10,000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है। सी के बारे में डेटा कहां है तो यहां देखो। शुरुआत के 6 महीने बाद सी 8,000 रुपये लगा देता है। तो शुरू में 6 महीने तक यही होता है। 6 महीने बाद 8,000 लगा देगा तो 18,000 हो जाएगा। और यह बिजनेस 6 महीने तक चलेगा। यहां तक बातें क्लियर है? क्योंकि टोटल बिजनेस 1 साल तक चलेगा। क्योंकि लिखा है वर्ष के अंत में उन्हें एक्स का लाभ होता है तो उसका रेशियो बताना है, लाभ का ही रेशियो बताना है। चलो अब सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने का ही सब गेम है। सबसे पहले जो कॉमन जीरो उनको घटाओ। 3 जीरो यहां भी है, 3 जीरो यहां भी है, 3 जीरो यहां, 3 जीरो यहां, 3 जीरो यहां और 3 जीरो यहां। जो कॉमन जीरो था सबको घटा लिया, काट लिया। अब गुना करो। बताओ 20 गुना 5 100 होगा और 24 गुना 7 168 होगा। तो 100 और 168 कितना होगा? 268। तो ए का लाभ कितना होगा? 268। इनको करो। 25 चौका 100 होगा और 17 का पहाड़ा 8 बार पता है 126। तो आपने कहा सॉरी 17 8 कितना? 136। तो 25 गुना 4 100 और 17 गुना 8 136, दोनों को जोड़ोगे तो सर 236 बी का लाभ हो गया। अब सी की बात करें तो 10 गुना 6 60 और 18 छक कितना होता है? 108। 108 और 60 कितना? 168। ये सी का लाभ हो गया। अब इनको काट लो, जो वैल्यू आएगा वही आंसर। किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। जी सर 4 से कट जाएगा। 4 छक 24, 4 सते 28। 4 से कट जाएगा। 4 पंचे 20 और 4 नमा 36। 4 से कट जाएगा। 4 चौका 16 और 4 दूनी 8। तो सर उनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? 67 रेशियो 59 रेशियो 42। कहीं है? जी सर यहाँ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले पाई चार्ट को पढ़ लो क्या कह रहा है। दिया गया पाई चार्ट ग्रीन कार्ड मिलने पर विभिन्न प्रांतों से अमेरिका में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या है। ग्रीन कार्ड मिलेगा तो अमेरिका आप जा सकते हो और अलग अलग स्टेट से है। कौन कौन सा है? हरियाणा दिख रहा होगा 9%, यूपी वाले में को 22% मिला, बिहार को 28% मिला, गुजरात को 11% मिला और दिल्ली को 30% मिला। ऐसा कह रहा है। तो पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न आपके सामने है। दिल्ली से पलायन करने वाले लोगों की संख्या के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है? ठीठा पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? दिल्ली का। सर दिल्ली कहाँ है? दिल्ली यहाँ है 30%। तो देखो ठीठा का मान पूछ रहा है तो दिल्ली का वैल्यू कितना है? 30%, मतलब 100 में से 30। और जब भी एंगल पूछे तो सर वृत्त का कंप्लीट एंगल मिलाकर कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 का गुना करना है। इतना सा काम करना है, आंसर आ गया। सर 0 से 0 गया, 0 से 0 गया और 36 का 3 गुना 108 होता है। तो सर दिल्ली में परसेंटेज में तो 30% वैल्यू होगा और एंगल यहाँ कितने डिग्री का बन रहा है? 108 डिग्री का। और यही पूछा है केंद्रीय कोण का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? यही सर 108 डिग्री। ये दिख रहा है क्या आपको? ये ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 108 डिग्री क्या होगा इसका? बिल्कुल ही सही उत्तर। इतना सा काम करना था और ज़्यादा काम आपको कुछ भी नहीं करना था। तो ये मॉक नंबर 28 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन है। क्लियर है? मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।